नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का विजय सिंह स्टडी ग्रुप चैनल में। मैं विजय सिंह और साथियों हम चर्चा कर रहे थे इंडियन पॉलिटी के बारे में, भारत की राज्य व्यवस्था के बारे में। एम लक्ष्मीकांत की बुक के बारे में हम चर्चा कर रहे थे और इस बुक का तीसरा लेसन हमने लिया संविधान की प्रमुख विशेषताओं के बारे में, यानी जो फीचर्स जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हैं उन सभी के बारे में हमने चर्चा कर ली थी पिछले लेसन में। ठीक है, जिसमें हमने संविधान की विशेषताओं के बारे में आपसे चर्चा की कि आखिर में हमारे संविधान की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। ठीक है, हमारे संविधान में हमने संघीय व्यवस्था को अपनाया, संसदीय व्यवस्था को अपनाया, स्वतंत्र न्यायपालिका, मूल अधिकारों की भी मैंने आपसे डिटेल वाइज चर्चा की थी, डीपीएसपी की चर्चा की। और मित्रों अंत में हमने चर्चा जो की थी वो की थी मित्रों त्रिस्तरीय सरकार पर। हमने इस चैप्टर को पिछले लेसन में छोड़ा था, पिछली वीडियो में छोड़ा था। और आज जो मित्रों हम चर्चा करने वाले हैं वो करेंगे संविधान की आलोचना की। देखिए, जब लेसन नंबर 2 की मैंने आपसे चर्चा की थी संविधान के निर्माण की, ठीक है, अध्याय 2 संविधान के निर्माण की जब मैंने चर्चा की आपसे, तो उसमें हमने संविधान सभा की आलोचना की बात की थी। ठीक है, किसकी? संविधान सभा की। आज हम जो आलोचनाएं करेंगे वो करेंगे संविधान की। संविधान की आलोचना में मैंने आपको बताया था कि आलोचकों ने क्या क्या कहा। एक तो समय की बर्बादी बताया, दूसरा मित्रों ये बताया कि इसमें कांग्रेस का प्रभुत्व था, किसमें? संविधान सभा की आलोचनाओं में। तीसरा इसमें हिंदुओं का प्रभुत्व था। चौथी आलोचना मैंने आपको ये भी बताई थी कि ये प्रतिनिधि निकाय नहीं थी। साथ ही साथ इसमें वकीलों का प्रभुत्व था। तो इन सभी आलोचनाओं के बारे में हमने लेसन नंबर 2 में डिटेल वाइज चर्चा की थी। आज जो चर्चा करेंगे वो करेंगे संविधान के आलोचनाओं के बारे में। क्लियर है? तो जितने भी व्यूअर्स अगर वीडियो को पिछले लेसन्स को नहीं देखें तो ज़रूर से आप उन वीडियो को देखें। मित्रों चैनल को आप ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और घंटी का जो बटन है उसके ऑल पर आपको क्लिक करना है ताकि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मेरे मिल जाएंगे। साथ ही साथ आज की वीडियो मित्रों अगर पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में आपको इसको शेयर भी करना है। क्लियर है? तो अब देखिए हम चर्चा स्टार्ट कर रहे हैं। पहली आलोचना हम कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। संविधान की आलोचनाएं हम कर रहे हैं और संविधान की आलोचना में देखो पहली आलोचना कहता है उधार का संविधान। क्या मित्रों? पहली आलोचना हम कर रहे हैं हमारे देश के संविधान की, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। और आलोचक ये कहते हैं कि हमारे देश का जो संविधान है ये उधार का संविधान है। इसके बारे में देखो आलोचक तर्क क्या दे रहे हैं। कहते हैं आलोचकों के अनुसार भारत के संविधान में नया मौलिक कुछ नहीं है, यानी भारत का जो संविधान उन्होंने बनाया इसमें न तो नया कुछ है और न ही मौलिक कुछ है। वे इसे उधार का संविधान मानते हैं। क्योंकि अब क्यों मान रहे हैं? क्योंकि वो कहते हैं उधार की एक बोरी इसे कहते हैं, लेकिन यह आलोचना अतार्किक है। यानी मित्रों अब मैं आपको बताऊं उधार का संविधान इसलिए मान रहे हैं क्योंकि जब आगे हम चर्चा भी करेंगे कि संविधान के स्रोतों की हम जब बात करेंगे कि भारत के संविधान में हमने कौन कौन से प्रावधान कौन कौन से देशों से ग्रहण किए हैं, तब आपको पता लगेगा कि उधार का संविधान हम इसको क्यों कहते हैं। क्योंकि जब हमारे देश का हमने संविधान बनाया तो जैसे मूल अधिकार हमने अमेरिका से लिए, ठीक है, डीपीएसपी हमने आयरलैंड से ली, समवर्ती सूची हमने ऑस्ट्रेलिया से ली। तो ये सभी प्रावधान हमने अन्य देशों के संविधान से ग्रहण किए हैं। तो इसी कारण से हमारे देश के संविधान को उधार का संविधान आलोचक कह रहे हैं। लेकिन फिर ये कहते देखो, लेकिन ये आलोचना अतार्किक है, यानी इस आलोचनाओं को हम सही नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि संविधान बनाने वालों ने अन्य देश के संविधानों में आवश्यक संशोधन करके ही भारत की परिस्थितियों में इसका उपयोग किया है। यानी अब ये कह रहा है कि आलोचकों ने आलोचना तो कर दी, लेकिन हम इस आलोचना की अगर हम गहन चर्चा करें तो यह आलोचना सही साबित नहीं होती। क्योंकि जब हमारे देश का संविधान निर्माताओं ने, संविधान सभा के सदस्यों ने हमारे देश का संविधान जब बनाया तो उसमें अन्य देशों के संविधान का हमने उपयोग तो किया है, बेशक किया है, लेकिन अन्य देशों के जो संविधान में जो प्रावधान थे उन प्रावधानों में हमने आवश्यक अमेंडमेंट करके ही भारत देश की परिस्थितियों में उन अन्य देश के प्रावधानों का हमने उपयोग किया है। इस कारण से हम इस आलोचनाओं को अतार्किक मानते हैं। क्लियर? आई होप कि आपको अच्छी प्रकार से मित्रों समझ आया होगा। नेक्स्ट आलोचना की हम चर्चा करें। आलोचना देखो नेक्स्ट क्या कहते हैं। आलोचक ये कह रहे हैं कि 1935 के अधिनियम की एक कार्बन कॉपी है। पिछले
वीडियो में मैंने आपकी चर्चा की थी पिछले पार्ट में भी कि 1935 के अधिनियम की कार्बन कॉपी भी हम भारत के संविधान को कहते हैं, क्योंकि जब हमने हमारे देश का संविधान बनाया तो अधिकांश जो हमने प्रावधान उठाए, प्रोविजंस हमने जो उसमें यूज किए, वो भारत सरकार अधिनियम 1935 से हमने यूज किए हैं। इसी कारण से हमने क्या कहा, आलोचकों ने क्या कहा कि भारत का संविधान जो है वो 1935 के एक्ट जो है भारत सरकार अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935 जो है उस अधिनियम की कार्बन कॉपी है। क्लियर। कहते हैं कि बड़ी संख्या में संविधान निर्माताओं ने भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधान भारत के संविधान में डाल दिए हैं, जिससे भारत का संविधान 1935 के अधिनियम की कार्बन कॉपी बन करके रह गया है। क्लियर। नेक्स्ट देखो क्या कहता है लेकिन उपरोक्त आलोचनाओं का उत्तर संविधान सभा में B.R. अम्बेडकर ने इस प्रकार दिया कि इसमें साहित्यिक चोरी शामिल नहीं है। यानी मित्रों, अब अम्बेडकर जी इसका जवाब दे रहे हैं किसका, कि आलोचकों ने जो आलोचनाएं की कि भारत का संविधान जो 1935 के अधिनियम की कार्बन कॉपी है उसके बारे में उसका जवाब दे रहे हैं B.R. अम्बेडकर जी, और वे कह रहे हैं कि हमने कोई साहित्यिक चोरी नहीं की है, संविधान के मूल विचारों पर किसी का पेटेंट राइट यानी एक्सप्रेस अधिकार नहीं है। यानी मित्रों, अब ये कह रहे हैं कि बेशक हमने अन्य देश के संविधानों से प्रावधानों को हमने यूज किया है, लेकिन फिर भी हमने कोई साहित्यिक चोरी इसमें नहीं की है। और फिर ये कहते हैं कि संविधान के जो मूल विचार होते हैं, ठीक है, फंडामेंटल जो विचार हैं संविधान के, उन विचारों पर किसी भी व्यक्ति का एक पेटेंट राइट नहीं है, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी संस्था का एक अधिकार नहीं है कि क्या हाँ वही उसका यूज कर सकती है। यानी सभी देश के लोग उस जो प्रावधान है संविधान के, उन संविधान के प्रावधानों का यूज कर सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट फ्रेंड हम चर्चा करें तो नेक्स्ट आलोचना देखो क्या की जाती है संविधान की। नेक्स्ट आलोचना ये कहती है गांधीवाद से दूर संविधान है। अब गांधीवाद से दूर क्यों है, क्योंकि गांधी जी तो संविधान सभा में शामिल हुए ही नहीं, और गांधी जी के जो सिद्धांत थे उन सिद्धांतों को हमने संविधान में नहीं डाला। तो इसी कारण से आलोचक ये कह रहे हैं कि भारत का जो संविधान है वो गांधीवाद से दूर है। कहते हैं आलोचकों के अनुसार भारत का संविधान गांधीवादी दर्शन और मूल्यों को प्रतिबिंबित नहीं करता। गांधी जी का कहना था कि संविधान ग्राम पंचायत और जिला पंचायतों के आधार पर निर्मित होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। इसी कारण से तो मित्रों महात्मा गांधी जो थे वो संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे, क्योंकि उन्होंने रामराज की अवधारणा दी थी, और उन्होंने ये कहा कि संविधान जो अगर हमारे देश का बने वो बॉटम टू अप्रोच बने, यानी बॉटम टू टॉप, यानी निचले स्तर से ऊपर के स्तर की ओर जाए हमारे देश का संविधान अगर बने तो। लेकिन हमारे देश का जो संविधान बना वो बना टॉप टू बॉटम, यानी ऊपर से नीचे की ओर। क्लियर। जैसे कि संघ सरकार, फिर राज्य की सरकार और फिर नीचे स्थानीय सरकार, ऐसे हमारे देश में संविधान के प्रावधान डाले गए। लेकिन महात्मा गांधी जी ये कहे कि अगर हमारे देश का संविधान अगर बने तो वो बने बॉटम टू टॉप, यानी स्थानीय सरकार पे पहले प्रावधान, फिर राज्य की सरकारों के, और फिर बाद में हम बात करें तो संघ की सरकार उसमें शामिल हो। यही बात यहाँ पे करी। गांधी जी ये कहते थे कि संविधान बने तो ग्राम पंचायत और जिला पंचायतों के आधार पर निर्मित हो। इसी संदर्भ में के हनुमंथैया ने कहा यह वही संविधान है जिसे महात्मा गांधी कभी नहीं चाहते, नए संविधान का उन्होंने विचार किया होगा। यानी मित्रों एक सदस्य थे हनुमंथैया, और वे कह रहे हैं कि भारत का जो संविधान हमने बनाया तो वे कह रहे हैं कि ये वही संविधान है जो हमारे देश का जो संविधान बना है ना, उसके बारे में कह रहे हैं कि ये वही देश का, यानी ये देश का वही संविधान है जिसे महात्मा गांधी ने नहीं चाहा, और नए संविधान में नए संविधान का उन्होंने विचार किया होगा। क्लियर। तो इस प्रकार से यहाँ पे गांधीवाद से दूर हमारे देश के संविधान को बताया जा रहा है। नेक्स्ट आलोचना हम चर्चा करें फ्रेंड्स, तो मित्रों देखो क्या कहता है, विशाल आकार कह रहा है। यानी हमारे देश का जो संविधान है, मैंने आपको पहले बताया कि हमारे देश का जो संविधान बना बहुत लंबा है, विस्तृत है। इसी कारण से विशाल आकार हमारे संविधान को बताया जा रहा है। आलोचकों के अनुसार भारत का संविधान बहुत विशाल है, जिसमें अनेक अनावश्यक तत्व भी सम्मिलित किए हुए हैं। मित्रों आलोचक कहते हैं कि कुछ ऐसे अनावश्यक तत्व भी हैं जो हमारे संविधान में संविधान निर्माताओं ने डाल दिए हैं, जिनकी इसमें कोई आवश्यकता नहीं थी। तो फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट आलोचना की चर्चा करें। मित्रों मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छी प्रकार से समझ आ रहा है। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल को मित्रों ज़रूर से आप सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। क्लियर।
नेक्स्ट आलोचना क्या कहता है, वकीलों का स्वर्ग। किसको? संविधान को। क्यों? देखो कहता है, आलोचक कहते हैं कि भारत का संविधान अत्यंत विविधतापूर्ण और बहुत जटिल है। क्या? भारत का जो संविधान संविधान निर्माताओं ने बनाया, एक तो अलग अत्यंत विविधतापूर्ण है, यानी उसमें डाइवर्सिटी जो है, विविधताएं जो है, अलग अलग प्रकार के प्रावधान उसमें डाल दिए गए हैं, और जटिल है। जटिल क्यों है उसकी भी हम चर्चा करें। देखो कहता है, उनके विचार में जिस कानूनी भाषा और क्या कहता है, उनके विचार में जिस कानूनी भाषा और मुहावरों का इसमें शामिल किया गया है, उनके चलते संविधान एक जटिल दस्तावेज बन गया है। सर आइवर जेनिंग्स इसे वकीलों का स्वर्ग भी कहते हैं। क्लियर? यानी हमारे देश के संविधान को जटिल, कॉम्प्लेक्स क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि इसलिए बताया जा रहा है कि हमारे देश में संविधान जो बनाया संविधान निर्माताओं ने, तो उसमें वकील लोग, कानून विशेषज्ञ ज़्यादा थे, तो इस कारण से कानूनी भाषा को उसमें उपयोग किया गया, और इस कारण से मित्रों जटिल हमारा जो देश का संविधान है वो बना एक जटिल दस्तावेज। और इसी संदर्भ में आइवर जेनिंग्स इसे वकीलों का स्वर्ग भी कहते हैं। किसको? संविधान को। कि संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाया, तो उस संविधान में बनाने वाले जो संविधान निर्माता थे उसमें अधिकतर लोग वकील थे। और जब संविधान सभा की मित्रों आपसे मैंने चर्चा की, तो संविधान सभा के चैप्टर में संविधान सभा की आलोचनाओं के बारे में मैं आपको एक आलोचना ये भी बताई थी कि इसमें वकीलों का प्रभुत्व था। तो इसी वकीलों के प्रभुत्व के कारण हम इसको वकीलों का स्वर्ग कह रहे हैं। क्लियर है? तो ये मित्रों हमने संविधान की विशेषताओं के बारे में चर्चा की। विशेषताओं के बाद हमने संविधान की आलोचनाओं की में चर्चा की। अब मित्रों हम चर्चा करेंगे भारतीय संविधान के भागों के बारे में। ठीक है? भारतीय संविधान के भाग 22 भाग हैं, और उन 22 भागों में कौन कौन से प्रावधान प्रोविजंस हमने डाले हैं, उन सभी की हम चर्चा करने जा रहे हैं। देखो तो फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के भागों के बारे में हम अब चर्चा कर रहे हैं। तो संविधान के भागों के बारे में मतलब होता है मित्रों कि संविधान के पार्ट्स हमने बना दिए कि हाँ, पूरे भारत का संविधान उसको 22 भागों में हमने बांट दिया कि इन 22 भागों में हम कौन कौन से, प्रत्येक भाग में कौन कौन से प्रावधान हम डालेंगे, कौन कौन से, यानी भाग पार्ट्स। पहले तो हमने भाग बनाए और भागों में हमने विषय डाल दिए कि हाँ, इस भाग में ये विषय शामिल होंगे, इस विषय से संबंधित चीज़ें इसमें शामिल होगी। तो इसी का मतलब होता है भारतीय संविधान के भाग। तो देखिए पहले भाग में हमने क्या डाला, भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र, यानी केंद्र और उसका राज्य क्षेत्र, यानी एक तो भारत हो गया, और भारत में जितने भी राज्य क्षेत्र हैं, चाहे केंद्र शासित प्रदेश हों या फिर हम बात करें राज्यों की, तो ये हमने भाग 1 में डाला है। क्लियर है? भाग 2 में हमने नागरिकता की चर्चा की है, सिटीजनशिप की चर्चा की है कि नागरिकता से संबंधित जितने भी प्रावधान, जितने भी एक्ट, जितने भी अनुच्छेद जो होंगे भाग 2 में शामिल होंगे। भाग 3 में हमने फंडामेंटल राइट्स डाले हैं, FR हमने डाला है, जो कि अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक है। भाग 4 में हम राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात करते हैं, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSP की हम भाग 4 में मित्रों चर्चा करते हैं। क्लियर है? और एक मित्रों मैं बात करूं भाग 4 क में, उसमें हम मौलिक कर्तव्यों की भी चर्चा करते हैं। इसमें मैंने दिया नहीं है, लेकिन आप याद रखना भाग 4 जो क है, उस 4 क में, ठीक है, भाग 4 क में मौलिक कर्तव्यों की हम चर्चा करते हैं। तो फ्रेंड्स भाग 5 की हम चर्चा करें, उसमें हमने डाला है संघ सरकार, केंद्र की सरकार हमने इसमें 5 में डाली है। भाग 6 की मित्रों चर्चा करें तो भाग 6 में हमने राज्य की सरकार डाली है। क्लियर है? क्या डाली है मित्रों? भाग 6 में राज्य की सरकार हमने डाली है। भाग 7 में कौन से हमने प्रावधान डाले? कह रहा राज्य से संबंधित पहली अनुसूची का खंड ख, यानी राज्यों से संबंधित पहली अनुसूची में एक खंड ख था, उसको हमने भाग 7 में डाला था, लेकिन हमने अब इसको निरस्त कर दिया है, हटा दिया है। क्लियर? भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र, यानी कौन? केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन जो टेरिटरी हैं, उन केंद्र शासित प्रदेशों को हमने भाग 8 में डाला है। भाग 9 में पंचायतें, जो कि हमने 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से हमने संविधान में भाग 9 जोड़ा है। भाग 9 के की बात करें तो 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से हमने नगर पालिकाएं जोड़ी। क्लियर है? और मित्रों एक 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 में आया था, उसके माध्यम से मित्रों हमने सहकारी समितियां भी
हमारे संविधान के भाग 9 में जोड़ी है, 9 ख के माध्यम से। तो इस प्रकार से सहकारी समितियां जो है वो भी हमने संवैधानिक संस्था के रूप में हमारे संविधान में जोड़ी है। यानी सहकारी समितियां जो होती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होती है, वो संवैधानिक संस्थाएं होती है, क्योंकि उनका हमने संविधान में उल्लेख कर दिया है। भाग 10 की चर्चा करें, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र जितने भी हैं, यानी शेड्यूल जो हमारे एरिया होते हैं, शेड्यूल ट्राइब एरिया, उसको हम भाग 10 में शामिल करते हैं। भाग 11 में संघ और राज्य के बीच संबंधों की हम चर्चा करते हैं कि केंद्र और राज्य के बीच कौन कौन से संबंध होते हैं, जिनमें हम बात भी करेंगे विधायी संबंधों की, प्रशासनिक संबंधों की और वित्तीय संबंधों की। तो ये सारे संबंध हमने भाग 11 में डाले, जो कि संघ की सरकार और राज्य की सरकार के बीच में संबंधित होते हैं। भाग 12 में मित्रों वित्त से संबंधित है, यानी वित्त, फाइनेंशियल और संपत्ति से संबंधित जितने भी काम होंगे भाग 12 में, संविधान के भाग 12 में हम देखेंगे। तो भाग 12 में वो प्रावधान हमें को देखने को मिलेंगे। क्लियर। भाग 13 की चर्चा करें। भाग 13 में भारत के राज्य में आप व्यापार, आप वाणिज्य, कॉमर्शियल जितने भी काम होंगे भाग 13 में हम देखेंगे। भाग 14 में संघ और राज्यों के बीच अधीन सेवाएं, यानी जो हम बात करते हैं संघ की सेवाएं जितनी भी होती है, चाहे ऑल इंडिया सर्विस हो, IAS IPS हो, या फिर मित्रों जितने भी संघ की सेवाएं होती है, चाहे IRS हो, IRTS हो, तो ये संघ की सेवाएं और राज्य के अधीन जो सेवाएं होती है, यानी जब PCS एग्जाम होते हैं या और भी छोटे एग्जाम जो होते हैं, वो सेवाएं भाग 14 में हमने डाली है। भाग 14 क्या की मित्रों चर्चा करें, ट्रिब्यूनल्स के माध्यम से हम जब मामलों का निस्तारण करते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, भाग 14 के में हमने अधिकरणों को शामिल किया है। क्लियर। तो ये मित्रों भाग 14 की चर्चा की। भाग 15 में मित्रों हम इलेक्शन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? इलेक्शन की बात करते हैं, चुनावों की हम बात करेंगे भाग 15 में। भाग 16 में कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान है, यानी कुछ वर्ग ऐसे हैं जो पिछड़े हुए हैं, अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले जो कुछ वर्ग हैं, जनजातीय क्षेत्रों में रहने वाले कुछ वर्ग हैं, उनके लिए हमने कुछ विशेष प्रावधान, कुछ विशेष प्रोविजन, स्पेशल प्रोविजन हमने बनाए, उनको हमने डाला भारत के संविधान के भाग 16 में। भाग 17 में हमने डाली राजभाषा। क्या डाली? राजभाषा, जो कि हमारे देश की राजभाषा हिंदी है, और इसमें हमने भाषाओं की भी चर्चा करते हैं। भाग 17 में 22 भाषाएं हमने डाल रखी है। क्लियर है। भाग 18 की मित्रों चर्चा करें तो उसमें आपात उपबंध कौन से, जो कि आर्टिकल 352, 356 और 360, ये जो आपातकालीन उपबंध है, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल, ये सारे आपातकाल या आपातकालीन जो उपबंध है, इमरजेंसी जो प्रोविजंस हैं, वो सारे प्रोविजन भाग 18 में हम शामिल करते हैं। भाग 19 में मित्रों ऐसे कुछ हमने प्रावधान डाले हैं जो बचे गए थे, यानी सभी भागों में चीज़ें डालने के बाद जो कुछ प्रावधान बच गए हमने कहाँ डाला? भाग 19 में डाल दिया। भाग 20 की चर्चा करें, संविधान का संशोधन, यानी आर्टिकल 368, संविधान का अनुच्छेद 368 जो है संविधान के संशोधन से संबंधित है, और इसको मित्रों हमने डाला भाग 20 में। क्लियर। भाग 21 की चर्चा करें तो अस्थायी, संक्रमणशील और विशेष उपबंध, यानी मित्रों जो हमारे जम्मू एंड कश्मीर में जो अस्थायी उपबंध लगा हुआ था, हालांकि वर्तमान में तो ये हट गया है, तो ये जो अस्थायी उपबंध था उसको हमने भाग 21 में डाला था। भाग 22 में चर्चा करें तो संक्षिप्त नाम, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, यानी कुछ ऐसे नाम जो कुछ हटा दिए गए, कुछ चीज़ें हटा दी गई, उसको हमने भाग 22 में डाल दिया। तो ये मित्रों आज मैंने आपके समक्ष चर्चा की। एक तो संविधान की आलोचनाओं के बारे में हमने आज चर्चा की, दूसरी मित्रों हमने चर्चा की भारतीय संविधान के भागों के बारे में, जिसने हमने 22 भागों की चर्चा की। एक नज़र मित्रों हम अनुसूची पर भी नज़र डाल देते हैं और आज के लेसन को हम कंप्लीट करेंगे। बाकी की बातें हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो एक अनुसूचियों पर भी हम चर्चा कर लेते हैं कि अनुसूचियों में कौन कौन से प्रावधान हैं, कौन सी अनुसूचियाँ कौन से अमेंडमेंट के माध्यम से हमने संविधान में जोड़ी है। तो देखिएगा क्या कहता है, संविधान की अनुसूचियों पर हम नज़र डाल रहे हैं। पहली अनुसूची, प्रथम अनुसूची है संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उनकी सीमाएं, यानी
संघ के राज्य जो क्षेत्र हैं और उनके नामों में परिवर्तन, उनकी सीमा में अगर हमें बढ़ाना है, कम करना है, तो ये सारे प्रावधान पहली जो शेड्यूल है उसमें हमने डाल रखे हैं। दूसरी अनुसूची की हम बात करें फ्रेंड्स, तो दूसरी अनुसूची में हम डाल रखे हैं वेतन और भत्ते, विशेष अधिकार और इससे संबंधित प्रावधान। यानी जितने भी संवैधानिक और सरकारी जो पद होते हैं उनको जो हम वेतन और भत्ते देते हैं, चाहे राष्ट्रपति को देते हों या प्रधानमंत्री को, लोकसभा अध्यक्ष हो, तो इनके जो वेतन और भत्ते हैं वो हमने डाल रखे हैं दूसरी अनुसूची में। क्लियर है। तीसरी अनुसूची में मित्रों हमने डाली क्या, शपथ। यानी जितने भी उम्मीदवार चुन करके आते हों या जितने भी जो संवैधानिक पद है, चाहे केग का पद हम ले लें या फिर राज्यपाल का, तो ये सभी जो शपथ लेते हैं, ओथ जो टेकिंग करते हैं, तो ये जो हमने शामिल किया वो किया तीसरी अनुसूची में। क्लियर। आई होप कि मित्रों आपको अच्छे प्रकार से समझ में आ रहा है। चौथी अनुसूची की चर्चा करें, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन। क्या मित्रों, राज्यसभा में कौन से राज्य और यूनियन टेरिटरी को हम कितनी सीटें अलॉट करेंगे, तो ये प्रावधान हमने चौथी अनुसूची में डाला है। क्लियर है। पांचवी अनुसूची की चर्चा करें फ्रेंड्स, तो मित्रों देखो पांचवी अनुसूची में क्या कहता है, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में प्रोविजन। यानी अनुसूचित और जो जनजातीय क्षेत्र है वहाँ में प्रशासन कैसे चलाया जाएगा, तो उनके लिए जो प्रोविजन हमने बना रखे हैं वो पांचवी अनुसूची में बना रखे हैं मित्रों। ठीक है। यानी अलग से हमने उनके लिए प्रोविजन बनाए। छठी अनुसूची इंपॉर्टेंट, आसाम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, इन चारों राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में जो प्रोविजन हमने बनाए, कौन कौन से, इसको आप याद रख सकते हैं, ATMM। ठीक है, ATM आपको याद रह जाएगा और उसके बाद आपको M और लगाना है। आसाम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, ये चार राज्य मित्रों ऐसे हैं जिनके राज्य की यानी जिन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में हमने अलग से प्रोविजन बनाए हैं। सातवीं अनुसूची की चर्चा करें तो सातवीं अनुसूची इंपॉर्टेंट, एक संघ सूची है, एक राज्य सूची और एक सम्मति सूची। इन तीनों सूचियों में कौन कौन से प्रावधान, कौन कौन से विशेष हमने डाल रखे हैं, तो वे सभी सातवीं अनुसूची में हम शामिल करते हैं। और मित्रों अलग से मैं आपके साथ एक वीडियो भी बनाऊंगा कि संघ सूची, राज्य सूची और सम्मति सूची, इन तीनों सूचियों में कौन कौन से प्रावधान हमने डाल रखे हैं, कौन सी सूची में हमने कब अमेंडमेंट किया और कौन से प्रावधान को हमने निकाल करके राज्य सूची में या सम्मति सूची में डाला है। डिटेल से हम इसकी चर्चा भी करेंगे। नेक्स्ट चर्चा करें आठवीं अनुसूची की, जो कि हमारी 22 भाषाओं से संबंधित है। और भाग की अगर हम बात करें तो संविधान के भाग 17 में हमने भाषाओं की चर्चा की थी अभी आपसे। और आठवीं अनुसूची में मित्रों हम अनुसूची की बात करें तो हमने आठवीं अनुसूची में भाषाएं हमने डाल रखी है और 22 भाषाओं की हम इसमें चर्चा करते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट हम चर्चा करें नवीं अनुसूची की बात करें तो नवीं अनुसूची में भूमि सुधार। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, भूमि सुधार हमने नवीं अनुसूची में डाला है। 10वीं अनुसूची की बात करें तो दल बदल के आधार पर, किसके आधार पर मित्रों, दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की निरर्हता के बारे में निबंध। ठीक है, यानी दल बदल के आधार पर हमने संसद और विधानसभा के जो सदस्य हैं वो अयोग्य हो जाते हैं। यानी मान लीजिए एक पार्टी का व्यक्ति है, चुनाव जीत गया, चुनाव जीतने के बाद अलग पार्टी में शामिल हो गया, तो उस पर हम क्या लगाते हैं, उस पर हम दल बदल का कानून लगाते हैं, एंटी डिफेक्शन लॉ लगाते हैं। और उसके माध्यम से हम उसको जिसकी भी सदस्यता है, चाहे वो संसद का सदस्य है या विधानसभा का, उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है। तो ये प्रावधान जो हमने मित्र डाला है ना, वो हमने कहाँ डाला, 10वीं अनुसूची में। क्लियर है। 11वीं अनुसूची इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पंचायत की शक्तियाँ, प्राधिकार व जिम्मेदारियाँ हमने किस में डाली, 11वीं अनुसूची में, जिसमें कि 29 विषय हमने शामिल किए हैं और इसे 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा हमने जोड़ा था। बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों, आपके साथ मैंने अभी चर्चा भी की थी कि 73वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से पंचायतों को हमने जोड़ा और 74वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से हमने नगर पालिकाएँ जोड़ी थी, जिसमें 18 विषय हमने शामिल किए थे। तो ये मैंने आपके साथ चर्चा की 11वीं अनुसूची की। अंतिम अनुसूची मित्रों जो है वो हमारी 12वीं अनुसूची। और 12वीं अनुसूची में कौन कौन से ऐसे विषय हमने डाले,
क्या हमने डाला। देखो 12वीं अनुसूची की मैंने आपके साथ चर्चा भी कर ली है, एक बार और कर लेते हैं। कहता है कि नगर पालिकाओं की शक्तियाँ, प्राधिकार व जिम्मेदारियाँ हमने 12वीं अनुसूची में डाली है। और कहता है इसमें 18 विषय शामिल है। इस अनुसूची को 74वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 द्वारा जोड़ा गया है। क्लियर है। तो आई होप कि आपको मित्रों अच्छी प्रकार से समझ में आया है। और तो ये मित्रों आज हमने चर्चा की, एक तो मैंने आपको बताया संविधान की आलोचनाओं के बारे में, दूसरी फिर हमने चर्चा की संविधान के भागों के 22 भागों के बारे में, तीसरी संविधान की अनुसूचियों पर अंतिम में हमने नज़र डाली कि अनुसूचियों में कौन कौन से प्रावधान हमने डाल रखे हैं। ठीक है। तो आज का लेक्चर मित्रों आपको कैसा लगा आप ज़रूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में आपको इसको शेयर करना है। और चैनल को मित्रों आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है, आप ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी का जो बटन है उसके ऑल पर क्लिक कर लें ताकि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मेरे आपको मिल जाएंगे। क्लियर। तो फ्रेंड्स बाकी की बात नेक्स्ट वीडियो में हम करते हैं, आज के लिए इतना ही। तो अब हम मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।